तो सबसे पहले मैं आपको फिर से इसका सारांश बताना चाहूंगा कि पाठ का सारांश क्या है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका कृष्णा सोमती ने एक ऐसे विषय को उठाया है जो आमतौर पर आज के समय में हम ध्यान नहीं देते। इसमें लेखिका ने यह कहने का प्रयास किया है कि जो लोग स्वयं की कारीगरी से समाज में अपना योगदान देते हैं, आजकल हम उनको पूछ नहीं रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। और यही वजह है कि ऐसी कलाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। यहाँ भले ही लेखिका ने एक नानबाई की बात की है, रोटी बनाने वाले की बात की है, उसका जिक्र किया है और उसके बातचीत करने के अंदाज को, उसके लहजे को प्रस्तुत किया है कि वह किस प्रकार से बात करता है, किस लहजे में बात करता है, उसका बात करने का क्या तरीका है। यह एक काफी हद तक इसमें व्यंग भी है कहीं कहीं बीच बीच में। और ये दिखाने का प्रयास किया है कि हम जिसको बहुत ऐसा समझ लेते हैं कि ये तो गंवार होगा, ये काम करने वाला है, इसको बात करने का अंदाज नहीं होगा, लेकिन वो कई बार आप देखिए कि इसमें मियां नसरुद्दीन अपनी बातों से लोगों को जवाब देने नहीं बनता ऐसा बना देते हैं। और खास बात यह है कि वो कभी भी किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देते, बल्कि प्रश्न से ही अपने प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो ये उनकी खास बात रही है। लेकिन यहाँ जो मूल मुद्दा है वह यह है कि आज के समय में ऐसे कारीगर जो हैं वो लुप्त प्राय हो गए हैं, जैसा कि ये नानबाई इसमें मियां नसीरुद्दीन है। तो ऐसे अब ये केवल रोटी बनाने की बात नहीं है, अपितु आज के समय में जैसे अब दीपावली आ रही है, अगर कुम्हार का बनाया हुआ दिया खरीदने की बजाय हम बना मोमबत्ती खरीद लाएंगे, या ऐसे दिए जो मॉड्यूलर दिए हैं जो मशीनों से बनाए जाते हैं हम उनको खरीद लाएंगे, तो जाहिर सी बात है हाथ से मिट्टी से बनाए गए दिए के कारीगर जो हैं, जो इनको बनाने वाले कारीगर हैं, वो धीरे धीरे इस काम को छोड़ देंगे। और इसका नुकसान हमें बहुत तरीके से होना है। पर्यावरण नुकसान भी देखिए कितना होता है। आप दूसरे दिए लाएंगे, चाहे वो मोमबत्ती है या दूसरे मॉड्यूलर दिए लाएंगे, और आप उनका प्रयोग करते हैं तो आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन मिट्टी के दिए जलाने से एक तो आप उसमें तेल या घी जलाएंगे, तो उसमें कॉटन होगा, तो इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। और वह मिट्टी का दिया आप उसे फेंक देंगे तो वह तब भी वह कोई प्रदूषण नहीं करेगा, क्योंकि वह मिट्टी का है, वो टूट फूट करके गल करके मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो ऐसे बहुत से कारीगर हैं। या जैसे कि लाख की चूड़ियां में आपने पढ़ा था, वहां पर लाख की चूड़ियां बननी बंद हो गई, जैसे उस पाठ के आधार पर कांच की चूड़ियां बनने लग गई। तो कांच की चूड़ियों को बनाने में प्रदूषण बहुत है, और साथ ही साथ अगर वो टूट जाए तो हाथ में लग भी जाती हैं, और वो मशीन से बनाई जाती हैं, जबकि लाख की चूड़ियां हाथों से बनती थी और उनका कोई पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होता। और अगर वो किसी के हाथ में पहनी हुई है और वो टूट जाए तो वो उसको चोट भी नहीं पहुंचाती। ऐसे ढेर सारे पाठ है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियां आपने पढ़ी होंगी। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है कि प्राकृतिक चीजों से निर्मित जो वस्तुएं हैं, अगर हम उनका उपयोग करते हैं तो हम पर्यावरण का भी संरक्षण करते हैं। तो यहाँ एक नानबाई के माध्यम से लेखिका ने जो है ये बात कहने का प्रयास किया है कि कहीं न कहीं हम आ, ऐसे लोगों के योगदान को भुला दे रहे हैं, चाहे वो खाना बनाने वाले हों, मूर्ति बनाने वाले हों, दीपक बनाने वाले हों, चूड़ी बनाने वाले हों, या कोई भी लकड़ी के कारीगर हैं। बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे कारीगरों की स्थिति डमाडोल होती है और वो अपने पैसे को छोड़ देते हैं। तो इसी के साथ आज हम इस पे इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ दिया गया लिंक है, आप इस पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं पूरे पाठ के बारे में, चाहे प्रश्न हो, चाहे सारांश हो, कुछ भी। इस पर आप इस लिंक पर क्लिक करते ही अ, आपको कंट्रोल दबा करके और क्लिक कर देना है, आप सीधे एक वेबसाइट खुल जाएगी और आपको ये सारा कुछ सामग्री सारी वहां से आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप लेखिका के बारे में भी जान सकते हैं, और
पाठ के बारे में भी जान सकते हैं, इसके प्रश्नोत्तर के बारे में भी जान सकते हैं। तो आइए हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। हम उन पर चर्चा करेंगे विशेष तौर से। देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है कि मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। अब देखिए, पहली बात तो मैं आपको फिर से बता दूं कि नानबाई हम उसे कहते हैं जो तरह तरह की रोटियां बनाता है, जैसा कि इस पाठ में है 56 किस्म की रोटी बनाने का जिक्र किया गया है। 56 यानी 56 टाइप्स ऑफ ब्रेड, रोटी। तो 56 किस्म की रोटियां बनाने में वो माहिर थे। और उसमें ढेर सारी रोटियों का जिक्र भी किया गया है। तुर्की रोटी है, रुमाली रोटी है, नान है, तरह तरह की। आज के जमाने में आपको बस नान और तंदूरी, ये दो रोटियां देखने को मिलती हैं। नान होती है जो थोड़ी स्पंजी और मोटी होती है, और तंदूरी जो तंदूर से निकालते हैं, अगर गरम गरम नहीं खाया तो वो फिर कड़क हो जाती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी रोटियां होती हैं अलग अलग तरीके की, जिसमें एक रुमाली रोटी होती है, बहुत पतली होती है, और लेकिन वह रुमाल जैसी नरम होती है। और तुनकी रोटी, तुनकी जो कि पापड़ से भी महीन और पापड़ के जैसी कुरकुरी होती है। और आपने कभी गुजराती खान पान के बारे में तारक मेहता का उल्टा चश्मा या दूसरे फिल्मों में या दूसरे धारावाहिकों में सुना होगा। खाखरा, फाफड़ा इत्यादि, ये भी कहीं न कहीं रोटी के ही एक प्रकार है। बस स्थान के अनुसार चीजों के नाम बदल जाते हैं। तो वो भी रोटी के ही एक प्रकार है, वो लोग भी इसको रोटी के तौर पर ही प्रयोग करते हैं, एक तरीके से रोटी की जगह पर। तो बस उसको क्या है कि लंबे समय तक रखा जा सकता है, जबकि रोटी को आप लंबे समय तक नहीं रख सकते। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम देखेंगे। तो उनको नानबाइयों का मसीहा, मसीहा जो अपने वर्ग, अपने समाज की सुरक्षा करता है, देखभाल करता है या उसका ख्याल करता है, उसे मसीहा कहते हैं। तो यहाँ पर नानबाई जो नसरुद्दीन है, उनको मसीहा क्यों कहा गया है। तो देखिए, मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया क्योंकि वे मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला का बखान करते हैं। मैंने आपको अभी ऊपर बताया था सारांश के समय कि उनके बात करने का अंदाज बिल्कुल अलग है, मसीहाई अंदाज। मसीहा जो होता है ना, जो सबकी देखभाल करने वाला, सुरक्षा का एक तरीके से गारंटी देने वाला, या यूं कहे कि अपने आप को उनका रहनुमा मानने वाला जो होता है, वो उसी अंदाज में बात करते हैं और पूरी रोटी बनाने की कला का बखान करते हैं। नानबाई हुनर में माहिर थे, उन्हें 56 तरह की रोटियां बनानी आती थी। ये 3 पीढ़ियों से उनका खानदानी पेशा था। उनके दादा और पिता बादशाह सलामत के यहाँ शाही बावर्ची खाने में बादशाह की खिदमत किया कर, खिदमत यानी सेवा किया करते थे। मियाँ रोटियां बनाने को कला मानते थे तथा स्वयं को उस्ताद कहते हैं। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है। जो महान कलाकार होते हैं, बहुत विद्वान लोग होते हैं, उनके बात करने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। या आप ज्ञानियों को देखें या बाबाओं को देखें, तो उनके बात करने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है, और बड़े इत्मीनान से आपको चीजों को बताते हैं, और आपको उनको सुनने का मन करता है। तो ऐसे लोगों को ही यहाँ मसीहाई अंदाज की बात की है लेखिका ने, जैसा कि मियां नसरुद्दीन करते हैं। और वो ये मानते हैं कि वो उस्ताद हैं, क्योंकि वे 3 पीढ़ी से उनका यह काम चला आ रहा है, तो नए लोगों को वही सिखाते हैं रोटी बनाने का तरीका। आगे अगला प्रश्न है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई। अब देखिए, ये एक अहम बात है कि वहीं क्यों गई, और भी कहीं जा सकती थी। लेकिन आप इस बात को समझें कि लेखिका कुछ नया ढूंढना चाहती थी, कुछ नया लिखने के लिए उसको विषय चाहिए था, नई सामग्री चाहिए थी। क्योंकि वो बहुत सारे उन्होंने कहानियां, उपन्यास लिखे हैं। तो लिखने के लिए हमेशा लेखक या लेखिका को एक नया विषय चाहिए होता है जो उसे प्रभावित करे, तभी वो लिखती हैं या लिखते हैं। नहीं तो दुनिया भर का विषय छिटका पड़ा है, लेकिन जब तक वो उनको आकर्षित नहीं करेगा तो वो लिखेगी क्यों। तो यही वजह है कि मियां नसरुद्दीन के पास लेखिका क्यों गई, ऐसा प्रश्न उठता है,
तो देखिए इसका उत्तर क्या है कि लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास इसलिए गई थी ताकि वे रोटी बनाने की कारीगरी को जाने तथा उसे लोगों को बता सके। मियाँ 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। वह उनकी इस कारीगरी का रहस्य भी जानना चाहते थे, इसलिए उसने मियाँ से अनेक प्रश्न पूछे। देखिए वो पूछती हैं कि आपने कहाँ से सीखा, आपको किसने सिखाया, कब आपने यह काम करना शुरू किया। तरह तरह के प्रश्न उन्होंने किए हैं पाठ में। और ये सब इसीलिए ताकि वे जान सकें और अपने अपनी कहानी में, अपने उपन्यास में इन चीजों का वो प्रयोग करते हैं, ताकि आम आदमी उसको पढ़ करके जान सके कि रोटी कैसे बनाई जा सकती है, कैसे बनाई जाती है। और खास बात यह है कि ऐसे लोगों की कद्र की जाए, लोग उनके यहाँ जाएं, उनकी रोटियां देखें, उन्हें खाएं, तभी उनकी कद्र होगी। और इस प्रकार से एक नई चीज भी सीखने को लोगों को मिलेगी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। देखिए जैसा मियां नसीरुद्दीन ने कहा था कि यह उनका खानदानी पेशा है और उनके दादा परदादा के समय से लोग ये बनाते चले आ रहे हैं। और उनके जो दादा परदादा थे उन्होंने बादशाह सलामत के यहाँ भी काम किया। और एक बार बादशाह सलामत ने उनसे कहा था कि मियाँ ऐसी रोटी बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से। तो उन्होंने बनाई, वो ऐसा बताया इस पाठ में मियां नसरुद्दीन ने। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जो हमारे परिवार का नाना भाई वो कुएं में भी रोटी बना सकता है। लेकिन किस बादशाह के समय यह प्रसंग हुआ और कौन सी वह चीज बनाई, इस बात पर वो सीधे कन्नी काट जाते हैं। मियां नसरुद्दीन अपनी कला में माहिर हैं, सुप्रसिद्ध नान भाई थे और स्वभाव से बड़े बातूनी और अपनी तारीफ करने के वो के लिए मशहूर थे। और यही वजह है कि वो अपनी तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता पा रहे हैं कि यह किस भाषा के समय ऐसा हुआ। केवल तारीफ, कई बार हम लोग अपनी तारीफ या अपने परिवार की, अपने पूर्वजों की तारीफ करने के लिए बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके करते हैं। आमतौर पर मजाक में कई बार आपने सुना होगा कि तीन झूठे लोग ऐसे थे, तो एक कहता है कि मेरे दादा के पास इतनी बड़ी लाठी थी कि वो जो बादल में ऐसे छेद कर देते तो बारिश हो जाती थी। तो कोई कहता था कि मैं कुछ कहता है, मतलब सब अपनी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं। तो यहाँ पर भी अब मियां नसीरुद्दीन को हम ये नहीं कह सकते वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा झूठ बोल रहे हैं। पूरा झूठ नहीं कह सकते क्योंकि नान भाई तो थे ही वो, जाहिर सी बात है नान भाई थे तो राजाओं महाराजाओं के यहाँ उनके परिवार के बुजुर्गों ने काम किया होगा, शाही बावर्ची खाने में रहे होंगे। शाही बावर्ची यानी महल के किचन में काम करने वाले को शाही बावर्ची कहते हैं। और बावर्ची खाना यानी किचन, जहाँ पर खाने पकाया जाता है। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने नहीं बताया। उनके दादा और वालिद मरहूम बादशाह, वालिद यानी पिता, बादशाह सलामत के शाही बावर्ची खाने में ऐसे पकवान पकाया करते थे कि बादशाह सलामत खूब खाते और सराहते थे। इस पर लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा। अब लेखिका के पूछने का भी एक कारण है कि वो पूछ करके वो यह जानना चाहती थी कि किस बादशाह के समय का की यह बात है, ताकि वो इतिहास से उसको मेल कर ले। लेकिन मियां नसरुद्दीन उस पर व्यंग करते हैं कि कोई चिट्ठी रुक्का थोड़ी भेजना है आपको, जो आपको उनका एड्रेस ही जरूरी है, उनका नाम जरूरी है। बादशाह तो बादशाह, बस काम खत्म। क्योंकि देखिए उस जमाने में ज्यादातर लोग जो हैं राजाओं महाराजाओं के नाम इत्यादि को नहीं ध्यान देते थे, बल्कि सीधे उनके यहाँ काम करना या उनके सानिध्य में रहना ही वो अपने लिए श्रेष्ठ मानते थे। यही वजह है कि वो इस झूठ को बड़ी रुखाई से बोल गए और अपने काम में लग गए, यानी उन्होंने बादशाह सलामत का नाम नहीं बताया। अगला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर दबे हुए अंधड़ के आसार देखे मजमून न छोड़ने का फैसला, इस मजमून को न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट किया। देखिए पहली बात तो यह है कि यहाँ उनके दबे हुए अंधड़, यानी अब वो लेखिका के प्रश्नों से कहीं न कहीं खींच गए थे। एक तो उसे बादशाह सलामत का नाम पूछ लिया गया है, और ऐसी बहुत सारी बातें जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनकी रुचि नहीं है। उनकी सारी की सारी रुचि है उनकी बातों का समर्थन करने में,
उनके द्वारा बताई गई सारी बातों को सही मान लेने में, और उनके पूर्वजों और उनकी प्रशंसा करने में। यही वजह है कि वो अब थोड़ा सा खींच गए हैं, चिढ़ गए हैं। और यह बात देख करके लेखिका को भी समझ में आ गया था। इसलिए यह मजमून मजमून यानी विषय को छोड़ने न छेड़ने का फैसला किया, यानी अब वो ऐसा विषय नहीं छेड़ेंगी, ऐसे विषय पर बातचीत नहीं करेंगी। तो यहाँ देखिए दो बातें हैं। लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वे सही उत्तर नहीं दे पाए। लेखिका द्वारा बहादुर शाह जफर का नाम लेने पर भी वह चिढ़ गए और बोले कि यही नाम लिख लीजिए, आपको कौन सी बादशाह के नाम चिट्ठी भेजनी है। वह लेखिका के बातों से उकता गए थे, इसलिए उन्होंने उसे नजरअंदाज करने के लिए अपने कारीगर बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थी, परंतु मियाँ को चिढ़ता देखो चुप रह गई। फिर उसने पूछा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? तो मियाँ ने गुस्से में उत्तर दिया कि खाली शागिर्दी। शागिर्दी यानी शिष्यता, शिष्य, चेले, स्टूडेंट। 2 रुपए मन आटा और 4 रुपए मन मैदा के हिसाब से इन्हें गिन गिन कर मजदूरी देता। देखिए ये जमाना बीत गया और ये स्वतंत्रता से पहले की बात है। इसलिए ये 2 रुपए मन आटा और 4 रुपए मन मैदा के हिसाब से देना ये कोई बड़ी बात, कोई छोटी बात नहीं है। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत पैसे थे। तो 2 रुपए मन आटा, मन यानी 40, एक मन में 40 केजी होता है। और 4 रुपए मन, यानी वो कहते हैं कि खाली ये मेरे शिष्य ही नहीं है, चेले ही नहीं है, सीखने ही नहीं आए, बल्कि मैं इनको पैसे भी देता हूँ। एक मन आटा गूंदने यानी 40 किलो आटा गूंदने के लिए इनको मैं 2 रुपए देता हूँ, और 40 किलो मैदा गूंदने के लिए इन्हें मैं 4 रुपए देता हूँ। मैदा थोड़ा ज्यादा टाइट होता है, ज्यादा मेहनत होती है, इसलिए उसमें डबल तनख्वाह, डबल पैसा वो देते थे। लेखिका द्वारा रोटियों के नाम पूछने पर मियाँ ने पल्ला झाड़ते हुए कुछ रोटियों के नाम गिना दिए। इसके बाद लेखिका ने उनके चेहरे पर तनाव देखा, यानी लेखिका समझ गई कि अब वो कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं। जब उन्होंने रोटियों के नाम पूछे तो कुछ रोटियों को उन्होंने गाव दीदा, तुनकी, रुमाली इत्यादि कुछ नाम बताए, और उसके बाद उन्होंने उनसे बात करना बंद कर दिया। तो इस प्रकार से ये प्रसंग है जहाँ जिन बातों की वजह से वो थोड़ा चिढ़ गए थे और लेखिका से बात करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। अगला प्रश्न है, पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा? देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये परीक्षा में आता भी है। तो आप ये सारे ही प्रश्न वैसे महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि आप किसी को कम आंक सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अक्सर ये प्रश्न आता है। शब्द चित्र मैंने आपको बताया था कि जब हम शब्दों के माध्यम से किसी का चित्र खींचते हैं, चाहे वो कोई कला हो या किसी व्यक्ति विशेष के हाव भाव, उसके चेहरे पर पड़ने वाली सिकन, उसकी आंखों के खुलने फैलने का जिक्र, उसके चेहरे की लंबाई का रंग इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। जब हम इन सारी चीजों का, या उसके पूरे शरीर की लंबाई चौड़ाई, या उसके बैठने का अंदाज, उसके बात करने का अंदाज, ये सारी चीजें जब हम लिख करके बयां करते हैं तो इसे हम शब्द चित्र कहते हैं। तो यहाँ देखिए इसका उत्तर दिया भी गया है कि पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार खींचा है। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पे बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पक्का चेहरा, यानी उम्र ज्यादा हो गई थी तो चेहरे में झुर्रियां थी। आंखों में काइयापन, भोलापन, यानी काइयापन भी भोलापन भी, देखिए विरोधाभासी बातें हैं। काइया भी है उनके मन में, कायापन भी और भोलापन भी, यानी कोई उन्हें बेवकूफ भी नहीं बना सकता, लेकिन इतने भी वो काइया नहीं है, बल्कि थोड़े भोले भी हैं। पेशानी पर मजे हुए कलाकार के तेवर, ये मजे की बजाय मजे हुए, मजे हुए कारीगर के तेवर, यानी पेशानी यानी ये जो माथा है, इस माथे पर जो है जो सिकुड़न आ जाती है, तो इसे ये कहा जाता है कि मजे हुए कलाकार हैं, उसका तेवर दिखाई देता है उनको। देखिए पाठ के आसपास के कुछ प्रश्न हैं, आप इन पर भी हम चर्चा करेंगे। कि पहला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? अब देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसे आप कह सकते हैं सीख और शिक्षा क्या है। उन्होंने कहा था ना कि तालीम भी बड़ी चीज होती है। तो मियां नसरुद्दीन की सबसे अच्छी बात अपने हुनर में माहिर होना है। आज जब अधिकांश लोग अपने पारंपरिक पेशे को छोड़ते जा रहे हैं तो ऐसे लोग ही कला को जीवित रखते हैं। जाहिर सी बात है कुछ लोग तो है जो अपना काम करते ही रहते हैं बगैर ये सोचे कि इससे उनके परिवार का गुजारा भी हो पाएगा कि नहीं।
आज भी आप देखिए बाजारों में या खास तौर से मेलों में अगर आप जाएं, जो स्थानीय मेले लगते हैं या जो ऐसे क्राफ्ट वाले मेले हैं, हरियाणा में बहुत सारी जगहों पर लगते हैं ऐसे मेले, सूरजकुंड में, गुड़गांव में और बहुत सारी जगहों पर। तो आप वहां देख सकते हैं कि आज भी हाथ की कारीगरी से बनाई गई चीजें, चाहे वो लकड़ी हो, मिट्टी हो, कपड़े हो या दूसरी चीजें, यहाँ तक कि हाथ से बुने हुए कपड़े भी मिलते हैं। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको वहां पर बिकने को मिलती हैं। हालांकि वो थोड़ी महंगी होती हैं, लेकिन अगर हम यह सोचें कि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है और इन कारीगरों को जीवित रखना है, जिंदा रखना है इनकी कला को, तो हमें ऐसी चीजों को जरूर खरीदना चाहिए, उनकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, उनका उत्साह वर्धन करना चाहिए। तभी वो अपने पारंपरिक पेशे को नहीं छोड़ेंगे। अन्यथा जब जीवन पर बन आती है, खाने की दिक्कत आ जाती है, तो लोग अपने पारंपरिक पेशे को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर नसीरुद्दीन की बातें यही अच्छी लगती हैं कि वो अपना पारंपरिक पेशा अभी तक कर रहे हैं और उसमें वो बड़े माहिर हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। कर्म करने में विश्वास रखना एक बड़ी बात है। आज लोग आराम तलबी में पढ़कर अपनी इस क्षमता को खो देते हैं, पर वे बुजुर्ग होकर भी व्यस्त थे। और तीसरी बात, वे अखबार वालों से दूर ही रहना पसंद करते थे। ये अगला प्रश्न है, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का दो बार प्रयोग, इसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। शिक्षा या प्रशिक्षण, देखिए दो शब्द थे ना यहाँ पर, तालीम और तालीम। तो पहला तालीम जो है उसका अर्थ शिक्षा, दूसरा का तालीम का अर्थ है प्रशिक्षण। यानी जैसा मैंने आपको बताया था, एक होता शिक्षक, एक होता शिष्य। अगर शिक्षक को ही नहीं आता होगा तो अपने शिष्य को क्या बताएगा। कबीर जी ने एक दोहे में कहा है ना, आपने 11वीं में पढ़ा है, अरे सॉरी अभी, हाँ ये कबीर जी का वो पढ़ा था आपने, उसमें आपने पढ़ा होगा कि वो कहते हैं, गुरुआ सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। वो ये भी कहते हैं कि उनमें वह जो ज्ञान, वो जो उनमें ज्ञान है वही वो बांट रहे हैं। ऐसे गुरु और शिष्य जिसमें ज्ञान का तालमेल नहीं है, ज्ञान का खास तौर से अभाव है, ऐसे लोग, गुरुआ सहित सिख के सब बूढ़े अंत काल पछताना, ऐसे लोग अंत समय में पश्चाताप करते हैं कि हमने जीवन भर लोगों को केवल धोखा दिया, ज्ञान नहीं दिया। तो क्योंकि गुरु को अगर ज्ञान नहीं है तो वो शिष्य को भी ज्ञान नहीं दे सकता है। इसलिए यहाँ शिक्षा और प्रशिक्षण की बात की गई है। तालीम पालन करना या आचरण करना, इसका अर्थ यह है कि जो शिक्षा पाई जाए उसका पालन करना अधिक जरूरी है। दूसरी बार आए तालीम की जगह पालन शब्द भी लिख सकते हैं, यानी जो शिक्षा आपने सीखी है, जो ज्ञान आपने सीखा है, उसका पालन भी आप करें, तभी उसका फायदा है, अन्यथा शिक्षा लेने का कोई फायदा नहीं है। अगला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के समय में अपना पारंपरिक पेशा नहीं अपना रहे हैं, उसको वो छोड़ देते हैं। जैसा कि मैं आपको बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको दिए, लकड़ी के काम, चूड़ी या लाख की चूड़ियों के काम, मिट्टी के काम, या अन्य ऐसे बहुत सारे दूसरे काम हैं। अगर हम उनका प्रोत्साहन नहीं करेंगे, उनके द्वारा बनाई गई चीजों को नहीं खरीदेंगे, उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे उनकी जान पर बनाएगी। भाई भूखो क्या करेगा, कोई मरेगा थोड़ी। अपनी जान बचाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए तो कुछ करेगा। जाहिर सी बात है वो फिर दूसरे काम करना शुरू करता है। कई बार मजबूरी में लोग भीख मांगना शुरू कर देते हैं, कूड़ा बीनना शुरू कर देते हैं, और इस प्रकार से वो अपने पारंपरिक कार्य को छोड़ देते हैं। और कोई अच्छा काम मिल गया, पढ़ लिख गए, नौकरी लग गई, तो अलग बात है, नहीं तो बेचारे जीवन भर त्रस्त रहते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों की जरूर देखभाल करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान रखना यही एक है कि उनके द्वारा बनाई गई चीजों की प्रशंसा करें, उनके हुनर की प्रशंसा करें, उनके कला को ध्यान दें, और उनके द्वारा बनाई गई चीजों को हम खरीदें, ताकि वो अपने काम में लगे रहें। तो यहाँ देखिए कि संतान स्वयं ऐसा नहीं चाहती, और अक्सर ऐसा होता है कि आने वाली पीढ़ी उस काम को नहीं करना चाहती जो उनके माता पिता किया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें टाइम आप, वेस्टिंग ऑफ मनी है, वेस्टिंग ऑफ टाइम है, समय देना पड़ता है, मिलता कुछ नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें।
और यही वजह है कि खानदानी हुनर के प्रशंसक नहीं रहे, और आधुनिकता और भौतिकता के युग में कला को मान नहीं मिल रहा है। तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। अगला प्रश्न, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुरापात है, अखबार की भूमिका को देखते इस पर टिप्पणी कीजिए। अब देखिए, अखबार नवीस यानी जो अखबार लिखने वाले यानी संपादक, उनको अखबार नवीस कहते हैं। और वो खोजियों की खुरापात मानते हैं अखबार को, वो अच्छा नहीं मानते अखबार को, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि जो लोग दिन भर बैठ करके अखबार पढ़ते हैं वो निठल्ले हैं। ये उनका अपना दृष्टिकोण है, गलत या सही अलग बातें हैं। लेकिन मियां नसरुद्दीन के अनुसार अखबार बनाने वाला पढ़ने वाला दोनों निठल्ले हैं, उनका दृष्टिकोण गलत है। वे उन्हें खोजियों की खुराफात कहते हैं। यह कथन ठीक है। जाहिर सी बात, खुराफात तो होता है, वो तरह तरह की चीजें ढूंढ करके लाते हैं। पत्रकार नए नए तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं, इससे लोगों का शोषण खत्म होता है। नई खोजों से ज्ञान का प्रसार होता है, परंतु निरर्थक या भ्रम फैलाने वाली बातों को तूल देना सामाजिक दृष्टि से गलत है। सनसनीखेज खबरों से शांति भंग होती है। अब आज के जमाने में आप देखिए, चाहे सोशल मीडिया हो, समाचार पत्र हो, टेलीविजन चैनल हो, इन सब पर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। कई बार तो जिन समाचारों में आपका रुचि नहीं होती है, उसी को चलाते रहते हैं। किसी की शादी, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, हीरो हीरोइन है, उनकी शादियों का जिक्र वो कई कई हफ्ते करते रह जाते हैं। या सुशांत सिंह केस को देख लीजिए, कितने लंबे समय तक वह चला। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आज, या ऐसी बहुत सारी अफवाहें, आजकल तो सोशल मीडिया पर पार्टियों के द्वारा ऐसी ऐसी चीजें फैला दी जाती हैं जिनमें सत्यता का अभाव होता है, लेकिन लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं और मरने मारने को उतारू हो जाती हैं। ऐसी ढेर सारी घटनाएं आप लोगों ने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, और आज भी सुनने को मिल जाती है। वो सोचते सुनते नहीं है, बस किसी ने झूठ मूठ के कह दिया कि फला आदमी ने ये काम किया है, चोरी की है, छेड़खानी की है, बच्चा उठा रहा है, कुछ भी। पीछे एक खबर आई थी, एक परिवार था, वो अपने किसी का पिंडदान करना था, परिवार के किसी बुजुर्ग का, और वो देहरादून, अरे सॉरी, हरिद्वार जाना था उन्होंने। अब सभी जो बड़े लोग थे वो बैठ गए आगे, बच्चे जिद करने लगे कि हम भी चलेंगे। और उनके परिवार में उतने ही बच्चे थे और उन्हें छोड़ करके भी जाना उचित नहीं लग रहा था। ऐसी स्थिति में बच्चों को उन्होंने डिग्गी में बिठा लिया, कार की डिग्गी में। जाते समय तो कोई दिक्कत नहीं, आते समय जब वो कुरुक्षेत्र पहुंचे तो लोगों ने उन्हें बच्चा चोर समझ लिया और पीटने की कोशिश करने लगे। वो शुक्र है कि समय पर पुलिस पहुंच गई और वो बच गए बेचारे। बच्चों से पूछताछ करने पर पता चला कि हमारे माता पिता हैं, दादा दादी वगैरह हैं, ये हमारा ही परिवार है, तो बच गए। जबकि जब तक यह सूचना और लोगों तक पहुंचती, उससे पहले ही यह सूचना पहुंच गई सोशल मीडिया के माध्यम से कि बच्चा चोर थे, डिग्गी में बच्चों को बंद करके ले जा रहे थे। अब सोचिए कि अगर समय पर पुलिस नहीं पहुंचती, या वो डर के मारे बात नहीं कर पाते और ये साबित नहीं कर पाते समय से कि ये हमारे ही बच्चे हैं, तो लोगों ने उन्हें मार मार करके अधमरा कर देते या जान से मार देते। कई बार लोग गाड़ियां ही फूंक देते हैं सीधे। तो सोचिए क्या हुआ होता। तो ये अफवाहें, इस प्रकार के समाचार, इस प्रकार की बातें उचित नहीं है। तो इसलिए ऐसे समाचार भी ठीक नहीं होते। तो हमें जरूर भी ध्यान, और सब खास बात कि हमें इन पर खोजबीन करनी चाहिए, तुरंत मान नहीं लेना चाहिए कि ये सही भी है या गलत है। देखिए, आप भाषा की बात है, 3 4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करें। यहाँ पर पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया, आंखों के कंचे है, ये एक्चुअल में कच्चे लिखा है, कंचे कर लेना आप लोग बिंदी इसमें। कंचे हम पर फेर दिए, आ बैठे उन्हीं के ठिए पर, ठिए यानी गद्दी, जिस पर आमतौर पर दुकान का मालिक बैठता है, उसे ठिया बोलते हैं, गद्दी बोलते हैं। तो देखिए, हमारे पड़ोस में एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहते थे। वे लोगों के हर कष्ट में साथ होते थे, समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। मैंने एक दिन उनकी समाज सेवा की प्रशंसा की तो उन्होंने 5 हजारी अंदाज में सिर हिलाया। यानी 5 हजार अंदाजों का एक साथ व्यक्त करना, उसे 5 हजारी अंदाज कहा जाता है। अगला है, आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। इस पर वे अपने कार्यों की बड़ाई करने लगे, तभी मैंने उनके कुछ कारनामे बताए जिनमें वे समाज सेवा के नाम अपनी सेवा कहते थे। इस पर वे बौखला गए और अपनी आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। वे सज्जन चाहे अपना फायदा देखते हैं, परंतु समाज सेवक अवश्य हैं। वे क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी के चेले हैं। उनके जाने के बाद वे उन्हीं के ठिए पर आ बैठे।
यानी जब गुरु चले गए तो शिष्य उस गद्दी पर बैठ गया। बिटर बिटर देखना, या देखने के खास तरीके को प्रकट किया गया। देखने के संबंध इस प्रकार के चार क्रिया विशेषणों का प्रयोग कर वाक्य बनाए। देखिए, टुकुर टुकुर देखना, बिटर बिटर भी टुकुर टुकुर ही होता है। तो बकरी सहम कर कसाई की ओर टुकुर टुकुर देख रही थी। घूर घूर कर देखना, दरोगा लगातार जुम्मन को घूर घूर कर देख रहा था। चोरी चोरी देखना, तुम जब भी मुझे चोरी चोरी देखते हो मुझे अच्छा लगता है। कनखियों से देखना, वो मुझे कभी मुंह उठाकर नहीं देखता, जब भी देखता है कनखियों से, यानी तिरछी नजर से चोरी से देखना, यह भी एक प्रकार से चोरी से देखना ही होता है। तो इनको और भी दूसरे तरीके के वाक्यों में आप प्रयोग कर सकते हैं अपने अंदाज में। मैं चाहूंगा कि इन प्रश्नों के लिए आप अपने अंदाज में इनका प्रयोग करें। ये ठीक है, भाषा की बात में भी इसका आप अपने अंदाज में प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये केवल आपको एक गाइडेंस होता है यहाँ पर कि इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें अपना दिमाग लगाएं, अपने तरीके से इनका प्रयोग किए तो ज्यादा बेहतर होता है। नीचे दिए गए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर शब्दों के क्रम को परिवर्तित किया गया, आपको ठीक करना है। जैसे ये है, मियाँ मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। तो क्या होगा, मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। देखिए यहाँ पर उत्तर, मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। निकाल लेंगे, यहाँ पर लेंगे शब्द है, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, थोड़ा वक्त निकाल लेंगे। दिमाग में चक्कर काट गई है बात, बात दिमाग में चक्कर काट गई है। फिर रोटी जनाब पकती है आंच से, यहाँ आंच से है, ये नीचे सही दिया है, इसको ध्यान दें आप। जनाब रोटी आंच से पकती है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि ये प्रश्न थे। यहाँ बोधात्मक प्रश्न भी दिए गए हैं। मियां नसरुद्दीन का पाठ का प्रतिपाद्य बताइए। मियां नसरुद्दीन के मन में कौन सा दर्द छिपा है। अखबार वालों के प्रति मियां नसरुद्दीन का दृष्टिकोण कैसा है। मियां नसरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या है। मियां ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए हैं, इत्यादि। ये सारी चीजें आपको इस दिए गए लिंक पर मिल जाएंगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे जरूर खोलें। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैं ये लिंक पर क्लिक करता हूँ तो सीधे ये लिंक खुल जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर आपके स्क्रीन पर यह दिख जाएगा। तो आप यहाँ से सारी चीजें ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा है आप सभी को पाठ समझ में आया। यस सर। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। यस सर। ठीक है बच्चों।